स्टार्ट हो गई है। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो वर्ब के यूज के अंदर कौन सी मिस्टेक्स होती हैं नॉर्मली। तो ये हमारे पास हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। यही सेम बुक है हमारी। तो याद होगा कि हमने ये लास्ट म्यूचुअल फ्रेंड वाला लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो उसको मैं अंदाज करता हूँ ताकि आप उसको व्यू अच्छा आ जाए आपको। और ये लेक्चर अपलोड भी किया जाएगा कि हमारा जो पहला रूल है, रूल नंबर 163, आप लोग सामने देखिएगा अपनी। एक मिनट। जी, पहला रूल ये है 163 कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस शुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट अ वर्ब। कि आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो बगैर वर्ब के नहीं छोड़ना चाहिए। द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। मिसाल के तौर पे, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज लेट हिम स्पीक। अब हमारे पास इसका जो सब्जेक्ट है वो नहीं है। ठीक है। वैसे ये सेंटेंस आने का चांस बहुत कम है आपके एमडी कैट में, बट यू कैन स्टिल लर्न इट। इसको हम ऐसे बोलेंगे, लेट हिम हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज स्पीक। ये शुरू में आ जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। लेट हिम, वो जिसने बहुत ज्यादा सफर किया है उसको बोलने में। स्टूडेंट्स दो तीन आ रहे हैं शायद, उनको मैं एडमिट करूंगा। ठीक हो गया। या ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज शुड स्पीक। ये लेट हिम स्पीक जो है वो सेंटेंस जो है दरमियान में लेट हिम नहीं आएगा। तो फिर ये जो ये स्पीक जो होगा, एक्चुअली तो ये स्पीक है, ये उसके साथ लगाना चाहिए जिसने सफर किया है। तो ये सेंटेंस कहना चाहता है, इसलिए हमने लेट हिम को या तो शुरू में लेके आए। ठीक है। ये वाला एक तरीका है। या ही हु हैज, या लेट हिम को आप रिमूव कर दें, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज शुड स्पीक। ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास सेंटेंस में मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल था वर्ब की मिस्टेक्स के अंदर, जो कि आमतौर पे हो सकता है। ठीक है जी। आगे हमारे पास रूल नंबर 164 है। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है इसको आपने आज ही इसको पढ़ना है आपको। नहीं तो आपको लगेगा कि ये जो है आपने नया है। सम ऑफ यू आर लेट। नेक्स्ट 164 जो रूल है उसको हम देखते हैं। अ वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट नॉट विद द कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हर छोटे से बच्चे को भी पता है रूल। ठीक है जी। ये एक ऐसा रूल है कि मिसाल के तौर पे, मसलन मैं कहूंगा कि आई बाय ऑरेंजेस। ठीक है, बल्कि आप नहीं, एक और सेंटेंस में एग्जांपल देता हूँ खुद से। ही बायज ऑरेंजेस, ही बायज। तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं लास्ट वाले पार्ट को, जिसके इसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस कंप्लीट करता है। तो जाहिर है कि जो सब्जेक्ट होता है वो बाद वाले के लिहाज से तो नहीं आता ना, सब्जेक्ट तो पहले वाले के लिहाज से, सॉरी, वर्ब जो होता है वो बाद वाले के लिहाज से तो नहीं आता ना। वर्ब तो जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से आता है। मिसाल देता हूँ आपको मैं एक और। आप में से किसी का ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ रखें। ऑडियो ऑफ रखें अगर आप नहीं बोल रहे। तो हमारे पास जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के लिहाज से आना है, वो कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से नहीं आना। यही रूल है। मैं मिसाल दे रहा था आपको, मिसाल में, ही बाइज ऑरेंजेस। ऑरेंजेस ज्यादा है ना, तो हम बाइज लगाएंगे, क्योंकि बाइज एस लगाएंगे क्योंकि हमने ही को देखना है, हमने ऑरेंजेस को नहीं देखना। हमने बाद वाले को नहीं देखना। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी सी द कॉम्प्लीमेंट। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी व्हाट, द सब्जेक्ट। वर्ब लगाने के लिए आप टेंस के अलावा किसको देखते हो? सब्जेक्ट को देखते हो। जो बाद में जो कुछ है, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसको आपने नहीं देखनी। ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं। एक एल आई वाला कॉम्प्लीमेंट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट, वैसे बता रहा हूँ वोकेबलरी के लिए। एक कॉम्प्लीमेंट आई वाला होता है, उसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट पास करना किसी को, तारीफ करना किसी की। वो जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है सलाम करना। नहीं, सलाम नहीं। सलाम नहीं होता, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है एल आई वाला। ये एल ई वाला है मुकम्मल, इसका मतलब होता है कंप्लीट करने वाला, मुकम्मल करने वाला। एक और देखें, व्हाट इज वांटेड इज नॉट लार्ज हाउसेस। यहाँ इज क्यों आया है? आर नहीं आना चाहिए, आर नहीं आएगा। हालांकि ये लार्ज हाउसेस है, तो एक्चुअली इसका सब लार्ज हाउसेस बाद में आया है, इसका सब्जेक्ट नहीं है।
इसका सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज वांटेड, जो चाहिए। वो बड़े घर नहीं है, बल्कि हमें छोटे छोटी झोंपड़ियां चाहिए। बहरहाल ये पॉइंट आपको समझ आ गया है कि हमारा जो वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है, कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक नहीं लगता। क्लियर है? तो ये रूल आपको पहले से पता था। 165 पे आता है। In a compound sentence with a single verb can be made to do duty for two subjects only when the form of verb in such as to permit it। अच्छा, अब इसका क्या बात का मतलब क्या है? ये दो सब्जेक्ट्स के लिए एक वर्ब इस्तेमाल हो सकता है अगर उसका जो वर्ब है वो दोनों के लिए ठीक हो ग्रामेटिकली। इस बात का क्या मतलब है? ये देखें, आप एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको। नॉट अ ड्रम वाज हर्ड, नॉट फ्यूनरल नोट वाज हर्ड ना भी लगाएं तो खैर है, यहाँ जुमला खत्म कर देंगे तो ये जुमला ठीक होगा। अच्छा, ये जुमला क्यों ठीक होगा? कि ना ही ड्रम सुनाई दिया और ना ही कोई हमें, ना ढोल सुनाई दिया और ना ही हमें कोई जनाजे की आवाज सुनाई दी। तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि ना ही ढोल सुनाई दिया ना ही कोई जनाजे की आवाज। लफ्ज सुनाई दिया हमने दोबारा नहीं बोला, उर्दू में नहीं बोला ना। तो ये जब इंग्लिश में है, नॉट अ ड्रम वाज हर्ड एंड नॉट फ्यूनरल नोट, ये एक ही वर्ब, ये जो वाज हर्ड है वो इसके लिए भी अंडरस्टैंड कर लिया गया है, तो ये जुमला ठीक है। यहाँ ही जुमला अगर नोट पे खत्म कर देंगे तो ये ठीक होगा। हाँ, अगर ये जुमला होता है फ्यूनरल नोट्स, ये जुमला इसमें सिर्फ नोट के बजाय नोट्स होता, तो फिर हमें वर हर्ड इधर लगाना पड़ता, वर हर्ड। नॉट अ ड्रम बीट वाज हर्ड, नॉट अ फ्यूनरल नोट, नॉट फ्यूनरल नोट्स वर हर्ड। फिर एक जो था वो गलत था। आपको इस पॉइंट की समझ आई है? ये सब्जेक्ट्स दो हों यस सर। तो, और अगर आप वर्ब एक ही लगा दोगे तो वो एक लगा सकते हैं अगर वो दोनों के लिए सुटेबल हो। ये रूल है। बट द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ये देखिए, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे? हिज डाइट वाज एब्स्टीमियस, हिज प्रेयर्स लॉन्ग एंड फर्वेंट। अच्छा, ठीक है, यहाँ वर नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है। ठीक, इसलिए ये जुमला गलत है कि यहाँ ये हिज डाइट एक चीज थी तो वाज आ गया, प्रेयर्स के साथ तो वर आना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर ये प्रेयर होता, एस ना होता, फिर ये जुमला बिल्कुल ठीक था, ये वाला हिज डाइट वाज एब्स्टेनियस, यानी वो बहुत कम खाता था। और जो है उसकी जो दुआएं थी वो लंबी, उसकी दुआ जो थी वो लंबी थी, अगर वो एक होता तो फिर इसमें वर ना लगाते ना ही वाज लगाते, बस ये ठीक था। हम अंडरस्टूड कर लेते वर्ड उस वर्ब को इसके लिए भी, लेकिन यहाँ हम वर लगाएंगे तो ठीक है जी। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक जैसा हो, सेम हो, और वो अलाउ करे उस कंस्ट्रक्शन को, तो तभी हमने उसको लगाना है। ये रूल आपको आई बिलीव की समझ आ चुका होगा। 166 पे हम आते हैं। इसी तरह का एक और रूल है। जिस तरह एक वर्ब है वो दो सब्जेक्ट्स की लग सकता है, तो एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होता है बताएं? ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो इज एम आर है जी वाज, हेल्पिंग। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। और ये भी दो सब्जेक्ट्स के लिए एक ऑक्सिलरी लग सकता है, लेकिन वो लॉजिकली ठीक हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे नोट्स, मैं इसको आई नेवर हैव हर्ट एनीबॉडी एंड नेवर विल, ये ठीक है। ये जुमला जो है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि हर्ट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। हर्ट हर्ट हर्ट, जैसे कट 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 होता है और पुट 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 होता है, तो हर्ट की सेकंड फॉर्म हर्टेड नहीं होती, तो ये जुमला ठीक है। लेकिन आई नेवर हैव हर्ट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, और विल के बाद कौन सी फॉर्म लगती है? पहली, फर्स्ट। फर्स्ट लगती है ना विल के बाद। लेकिन हर्ट की यस सर। तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, तो हम यहाँ हर्ट लफ्ज छोड़ सकते हैं, यहाँ दोबारा हर्ट ना भी लगाएं तो खैर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और सेंटेंस है नीचे। नो स्टेट कैन और विल अडॉप्ट दिस ड्रास्टिक मेजर। कैन और विल दोनों आ गए इसके साथ, अडॉप्ट एक वर्ब के साथ, ठीक है ना। एक हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, एक, हाँ, विल के साथ, ये दोनों जो है हमारे पास आ गए हैं। कैन और विल दोनों आ गए हैं, दो हेल्पिंग वर्ब आ गए एक वर्ब के साथ, प्रिंसिपल वर्ब के साथ, तो ये जो सेंटेंस है ये ठीक होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये गलत है। इसको हम देखते हैं कि क्यों गलत है। ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ये जुमला गलत है। क्यों गलत है? कि हैज और विल, हैज के साथ तो लगती है थर्ड फॉर्म, तो इसके साथ लगना चाहिए टेकन। और
विल के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो टेक है ये गलत है। इसको अलग अलग करें, हैज के साथ लगाएं टेकन अलग। एक वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता इसमें। और इस विल के साथ लगाएंगे आपका ऑडियो ऑफ ऑन है किसी का, अगर आप बात नहीं कर रहे तो ऑडियो आपका ऑफ ऑफ रहे। ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो ये हमारे पास 166 रूल ये कहता है कि आपने कैसे इसको आप जो है फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं दो हेल्पिंग वर्ब के लिए। 167, when there is only one auxiliary to two principal verbs, दो वर्ब के लिए एक ऑक्सिलरी हो, इट शुड बी सच दैट इट मे बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ। अगर आपने एक ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग वर्ब, अगर दो वर्ब के साथ लगाना है तो वो दोनों के लिए ठीक होना चाहिए। अगर एक ही लगाना है आपको, मिसाल के तौर पे 10 राइटर्स हैव बीन सेंटेंस एंड 5 एक्विटेड, ये जुमला जो है वो ठीक है। इधर इसके साथ हैव बीन कोई नहीं लगा हुआ, 5 हैव बीन, क्योंकि इसके साथ भी हैव बीन नहीं लगना था ग्रामेटिकली। ये राइटर्स क्या होते हैं? राइटर्स हंगामे करने वाले, राइट्स। एक राइट पुलिस भी होती है, हंगामा करने वाले। तो 10 हंगामा करने वाले जो है उनको, उन पे मुकदमा हो गया, सजा हो गई। सेंटेंस का मतलब होता है सजा होना यहाँ। और 5 जो है उनको रिहा कर दिया गया है। ये जुमला ठीक है। हैव बीन दोबारा ना भी लगाएं तो खैर है। अच्छा, तो ये, लेकिन ये वाला जुमला जो है वो गलत है। 10 न्यू राइटर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड। ये जुमला क्यों गलत है? कि एनरोल्ड होता है खुद से आप, इसमें हैव बीन एनरोल्ड ठीक है, एंड 7 इसका तो हैव आना चाहिए, हैव रिजाइंड। हैव बीन रिजाइंड तो नहीं होता, रिजाइंड तो आप अपनी मर्जी से देते हो, इसमें पैसे वाइज नहीं लग सकता। ये पॉइंट समझे आप लोग? इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ हैव बीन क्यों नहीं लग सकता इसमें? हैव बीन इसमें, इसमें हैव लगना है, क्योंकि रिजाइन इसका पैसिव वाइज नहीं है, इसका एक्टिव वाइज यूज होना है। ठीक है, ये दो को इनरोल कर लिया गया है और साथ ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, तो ये हैव रिजाइंड आना है। तो हैव बीन इधर है और इधर हैव है लगना है, तो इन दोनों के लिए एक ही लगाना जो होगा वो मुनासिब नहीं है, गलत है। तो एक वर्ब के लिए, सॉरी, दो वर्ब्स के लिए एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्रामेटिकली हमें वो अलाउ करे। नेक्स्ट हमारे पास है ले और लाए। तो ये आपको मैं बताता हूँ कि लाए की सेकंड फॉर्म होती है ले, ठीक है, लाए, ले। और ये जो ले है बजाते खुद एक अलग वर्ड है, यानी अब ये समझने वाली बात है कि ले एक तो लाए की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। लाए, ले, आए, लाए मतलब होता है लेटना, ठीक है, या पड़ा होना, ठीक है। और जो ले है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें एक्शन ट्रांसफर होता है, इसका मतलब है रखना किसी चीज को। अब आप एग्जांपल से समझोगे। ले द चाइल्ड डाउन टू द स्लीप, ठीक है। आई लेट द बुक ऑन द टेबल। लाई, ले, लेन, ये इसकी ये तीन फॉर्म्स हैं लाइक। यानी जब पड़ा होने के मानी में आना है तो आपने ये वर्ड यूज करना है, ये वाली तीन फॉर्म्स देखें। पड़ा होना, पड़ा होना, ठीक है। और अगर झूठ बोलने के लिहाज से लाए हो, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड होती है। लेकिन अभी हम ले, एक तो लाई की सेकंड फॉर्म है, और ले बजाते खुद भी एक फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है लेटाना। लाए लेटना, जिसकी सेकंड फॉर्म ले। और ले बजाते खुद एक सेपरेट वर्ड है जिसकी सेकंड फॉर्म फर्स्ट ले होती है और उसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है। द हैन हैज लेड एन एग। और अंडे देने के लिए भी लेड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुझे एक बात याद आई, आपको मैंने शायद बताई थी पहले भी, कि एक दफ़ा मैंने अपनी एफएससी की क्लास में अपने इंग्लिश के टीचर से पूछा था कि सर, ये लफ्ज फाउंडेड क्या होता है? पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन 1947, क्योंकि फाइंड की सेकंड फॉर्म तो फाउंडेड, सेकंड फॉर्म तो फाउंड होती है और थर्ड भी फाउंड होती है, तो ये फाउंडेड क्या चीज़ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, और फाउंड बजाते खुद एक अलग लफ्ज भी है जिसका मतलब होता है तश्कील देना, बनाना। उसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड है। तो एक फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म वाला फाउंड है, ठीक है। और एक फाउंड एक बजाते खुद एक अलग वर्ड है जिसका मतलब ढूंढना नहीं होता, जिसका मतलब है बनाना। तो अब आप, बुनियाद रखना। क्या, क्या चीज? बुनियाद रखना। बुनियाद रखना, तश्कील देना, बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन पैदा करना, वो फाउंडेशन से निकला, ठीक है आपकी बात। तो यही पॉइंट यहाँ भी लेके अंदर है। तो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात को?
आई डू होप कि मेरी बात को आप यस समझ। सर। अच्छा जी, उसके बाद 169 है। मैं नए स्टूडेंट्स खास तौर पे हमारे बैच 2 के स्टूडेंट्स, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया, यू में आस्क मी। 169, an infinitive should be in the present tense unless it represents action prior to that of a government governing verb as। अच्छा, आपको पता है कि जो होता है इन्फिनेटिव जो होता है, यानी जो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर कोई और उसमें वर्ब आया, जैसे हैव आया है, तो फिर आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। कैसे? आई शुड हैव लाइक टू गो, कि मुझे जाना चाहिए था। हैव गॉन नहीं आएगा। ही सीम्स टू हैव एंजॉयड, तो ये जो हैव इसके साथ यहाँ आना है आपने, तो फिर आपने इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। स्टे एट, ये भी किसी सिटी का नाम लिखो, इंडियन सिटी है, उसका आगे नाम लिखोगे, राइट। महाबालशर, तो ये इसमें हमारे पास हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी। लेकिन आपको पता है कि टू के बाद फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपने जूनियर क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो इसे हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। इन्फिनेटिव और जेरेंड, अच्छा इन्फिनेटिव आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे ना कुछ दिन पहले, और बैच 2 के स्टूडेंट्स, आपको मैं इन्फिनेटिव और जेरेंड का एक लेक्चर भेजूंगा, आपने वो पढ़ना है एक्स्ट्रा आज, ठीक है। आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी दिया करूंगा। 170, ये देखते हैं हमारे पास जो रूल्स हैं, ये कितने हैं, 177 तक हैं। तो हमारे पास अभी 170 जो है वो आना है। तो 170 हमारे पास जो रूल है वो क्या कहता है? अ कॉमन ब्लंडर इज टू लीव द पार्टिसिपल विदाउट प्रॉपर एग्रीमेंट और विद नो एग्रीमेंट एट ऑल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा है, तो आपने जो पार्टिसिपल पढ़ा है, ये पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये थर्ड फॉर्म को भी पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये जरा सुन लें आप लोग। सिटिंग ऑन द गेट स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो इसमें हमारे पास इस सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत है। कि सिटिंग ऑन द गेट, हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि वो जो बंदा है वो गेट पे बैठा था, या वो जो स्कॉर्पियन था वो गेट पे बैठा था। ठीक है, एक्चुअली तो हम कहना तो ये चाहते हैं कि वो बंदा जो था वो बैठा था गेट पे, और एक जो स्कॉर्पियन था, एक स्कॉर्पियन को क्या कहते हैं उर्दू में? ये होता है बिच्छू, बिच्छू कहते हैं ना। यस सर। तो बिच्छू ने उसको काट लिया। अब पॉइंट ये है कि पॉइंट ये है कि हमारे पास इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे कि सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन, ये भी ठीक है। या व्हाइल ही वाज सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, ये दोनों जो हैं ये ठीक है। ये गलत है क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है, सिटिंग ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जेरंड आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक मैंने। तो सिटिंग और जो है ये पार्टिसिपल है, और इसके साथ आपने इसको एग्रीमेंट के बगैर नहीं छोड़ना है, इसको किसी के साथ एसोसिएट करना है, ये रूल है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 171। यूजेज हाउएवर परमिट्स इन सर्टेन केसेस कंस्ट्रक्शंस लाइक द फॉलोइंग कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज। हाँ, कुछ कुछ में हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, और इनमें हम जो है जेरेंट जो है वो शुरू में भी लगा सकते हैं बगैर एग्रीमेंट के। कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज, ही शुड हैव डन बेटर, ये सोचते हुए, तो यहाँ आईएनजी वाला पार्ट जो है वो शुरू में आ गया है, लेकिन ये कुछ बहुत लिमिटेड है, और ये भी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, लेकिन ये बाज कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास ग्रामर के अंदर बार बार एक्सेप्शनल केस आते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस होता है वो आमतौर पे आपके एमडी कैट की इंग्लिश के अंदर नहीं पूछा जाता है, बट द पॉइंट इज कि बाज दफा ये जो 171 रूल है, एक्चुअली ये रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है 170 के अंदर से, राइट। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस के अंदर बाज रेयर केसेस के अंदर, जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं, तो इनमें अलाउ कर देते हैं। 172, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोबारा बता रहा हूँ कि पार्टिसिपल क्या होते हैं बताएं। ये जो है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो अ, हमारे पास अ प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is not contemporaneous with the action of the principal verb। आपने आईएनजी वाला इस्तेमाल नहीं करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आईएनजी वाला, जब वो सुटेबल ना लग रहा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ही सेल्ड फॉर न्यूयॉर्क ऑन मंडे, अराइविंग देयर ऑन संडे। अब ये वही बात है
यहाँ अराइव्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेल्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, और यहाँ भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए कि वो न्यूयॉर्क से चला, कश्ती सेलिंग होती है, कश्ती के अंदर आना, और हफ्ते को यहाँ पहुंचा, तो यहाँ भी अराइव्ड होगा, एंड अराइव्ड देयर ऑन सैटरडे, राइट। तो इसमें कंटेम्परेनियस होना चाहिए। कंटेम्परेरी वर्ड पढ़ाया था क्या आपको वोकेबलरी के अंदर? कंटेम्परेरी वर्ड, कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता हाँ है मसर सर। हम असर, जो आपके जमाने के अंदर होता है, आपके दौर के अंदर ही होता है। तो ये कंटेम्परेनियस नहीं है। कंटेम्परेनियस इसलिए नहीं है कि एक एक्शन ये साथ नहीं हुए ना। एक बंदा न्यूयॉर्क से चला है और फिर जो है वो पहुंचा है, तो उसके बाद हम इसको जो है दोनों में सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, यानी इनमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला नहीं लगाएंगे दोनों में, राइट। सब्जंक्टिव मूड इज समटाइम्स रॉन्गली यूज फॉर इंडिकेटिव। मिसाल के तौर पे, अच्छा सब्जेक्टिव मूड होता क्या है? सब्जेक्टिव मूड ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ लेट इट बी सो, इफ आई बी, इफ आई बी देयर, ऐसे करके। अब मैं मिसाल देता हूँ, और ये लिखा हुआ है कि इंडिकेटिव में इस्तेमाल नहीं होना। अच्छा, वर्ब के हमारे हमारे के तीन मूड होते हैं, ठीक है? इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव और सब्जेक्टिव मूड। वर्ब के मूड आपको मैंने नहीं पढ़ाया, बहरहाल आपको भी मैं समझा देता हूँ। ये दो द वॉर इज ओवर देयर इज मच डिसकंटेंट, इफ ही वाज देयर ही मस्ट हैव हर्ड द टॉक। अब ये जो हमारे पास है, ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास ये जो सेंटेंस है मेयर सपोजिशन, इसमें हमारे पास, जब आपके पास, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर आपने एक चीज बताई थी हाइपोथेटिकल, वहां आपने वर लगाना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, तो यहाँ हमने एम नॉट नहीं लगाना, वर लगाना। इफ आई वर यू आई शुड एग्री। वैसे आज आपका जो हमारा बैच 1 है, उनका कंडीशनल सेंटेंसेस का टेस्ट है ना आज? आज था, बताइएगा। अब वर्ब का टेस्ट है सर, वर्ब का टेस्ट नंबर 1। नहीं नहीं, वो तो सोल्यूशन देना है ना। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है हमारी, उसमें हाँ, आज आज कंडीशनल सेंटेंस का टेस्ट था, ठीक है जी। अच्छा, तो वो वर्ब का टेस्ट का सोल्यूशन जो है वो आपको मैंने पढ़ाना है। अच्छा बात, लेट्स गेट बैक टू इट, कि यहाँ आप जब हाइपोथेटिकल बात करेंगे, तो फिर हमारे हमारे साथ आए और ही के साथ भी वर्ब लगेगा। ये आपको मैंने पहले बताया था। यहाँ वाज लगाना गलत होगा, ही फी वर देयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेक। शी मेड द बॉय डू द वर्क। अच्छा, इसके बाद टू नहीं आएगा, ये इन्हें हम कहते हैं कास्टिव वर्ब्स कहते हैं। अच्छा, ये कैसे आपको पहले बताया था मैंने, और नए स्टूडेंट्स जरा गौर से सुने, कि जब आप कोई किसी चीज से कोई काम करवाते हो किसी से, तो आप मेक लफ्ज इस्तेमाल करते हो। मिसल मैं ये कहूंगा कि मैंने बाल काटे अपने, तो मैं कहूंगा आई कट माई हेयर। अगर मैं कहूँगा कि मैंने अपने बाल नाई से कटवाए, तो इसकी इंग्लिश ये होगी कि आई मेड द बार्बर कट माई हेयर, ठीक है। तो इसमें टू कट नहीं होगा, साथ टू नहीं आएगा, प्लेन इन्फिनेटिव आएगा बगैर टू के, मेक के बाद, ठीक। आप एक जुमला बनाए एक खुद से कि मैंने लड़के को क्लास में खड़ा किया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैंने लड़के को क्लास में खड़ा किया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई स्टैंड इन द बॉय इन द क्लास होगा या कुछ आई और? मे हम्म, I made the आई boy मेड द बॉय standing. स्टैंड इन द क्लास। आई मेड द बॉय स्टैंड इन द क्लास। और दूसरी बात इसमें ये है कि स्टैंड से पहले टू नहीं लगाना, आई मेड द बॉय टू स्टैंड इन द क्लास नहीं आएगा। यही रूल ये कहता है कि मेक के बाद आपने टू नहीं लगाना। शी मेड द बॉय डू द होल वर्क, इसका मतलब क्या है कि उसने लड़के से सारा काम करवाया, ठीक है, या नहीं करवाइए, मेड इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन 175 रूल ये कहता है कि पैसिव वॉइस में फिर टू लग जाता है। द बॉय वाज मेड टू डू दिस होल वर्क, उस लड़के से सारा काम करवाया गया। पैसिव के अंदर हमारे पास टू के साथ जो है मेड के बाद टू लगता है पैसिव में, एक्टिव में नहीं लगता। और कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी? मिसल मैं ये कहूँ आई विल मेक यू सॉल्व द टेस्ट, या आई विल मेक यू टू सॉल्व द टेस्ट, कौन सा ठीक है? कि मैं आपसे टेस्ट करवाऊंगा, आई विल मेक यू सॉल्व द टेस्ट, या टू सॉल्व द टेस्ट, कौन सा ठीक होगा? फर्स्ट वाला जिसमें टू नहीं है। हाँ, जिसमें टू नहीं है वो जो है आपका ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 175 है, व्हेन यूज्ड इन द पैसिव
मेक इज फॉलोड बाय, हो गया 176 हमारे पास आ गया। ये मेरा ख्याल है आपको, मैंने जो पिछला टेस्ट था जिसकी हमने डिस्कशन करनी थी उसमें ये इस तरह का सेंटेंस था, इसकी डिस्कशन आज होनी है इस टेस्ट की, टेस्ट सीरीज वाले बच्चों की। उसमें इस तरह का सेंटेंस था। और ये आपने, ये मुझे ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि आपने एफएससी में पढ़ा था ये रूल कि स्किल्स के लिए enjoy swim, हाँ enjoys swimming, the following verbs are often wrongly used with the to infinitive, enjoy, avoid, missing। ये ठीक है, ठीक। हाँ जी, इनके साथ टू वाला नहीं आता। नहीं, ये वाला एफएससी में नहीं पढ़ा होगा आपने, आई थॉट कि ये वो दूसरे वाला है, हाउ टू स्विम वाला ना। ही नोज हाउ टू स्विम, ठीक है ना, वो स्किल्स के लिए आप हाउ टू वर्ड यूज करते हो। ही नोज हाउ टू ड्राइव, ही नोज ड्राइविंग नहीं होता। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो वर्ड्स है ना, इंजॉय और अवॉइड और मिस, इन वर्ड्स के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म वाला जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इस्तेमाल नहीं होगी, आईएनजी वाला वर्ब इस्तेमाल होगा। ये है पॉइंट। एंजॉयज टू स्विम गलत होगा, ही एंजॉयज स्विमिंग। तो ये कौन से वर्ड्स, वर्ड्स याद कर लें आप, यही वर्ड्स ज्यादा कॉमन होते हैं। enjoy, avoid, miss, postpone, suggest, they should be used with a gerund। ये gerund के साथ, ये gerund जो है, ये gerund भी आईएनजी वाली फॉर्म वाला होता है। आपको मैंने gerund, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव नहीं पढ़ाए। आज आपको मैं एक लेक्चर सेंड करूंगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बैच 2 के, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? आर यू गाइज अटेंटिव टुवर्ड्स मी? Yes, sir. So I will send you a link and you will understand the gerund, the participle, and the infinitive today. I shall send you that link after my lecture, okay? Okay, sir. तो वैसे आप तो उमेर पहले वाली क्लास में भी थे ना उमेर, आपने लेक्चर लिए नहीं थे ना? अब आप उमेर, आपने लेक्चर जो है सारे लेने हैं, अब आपको ज़रा फ्री लेक्चर्स हैं बैच 2 के, तो उसमें आप लोग बिल्कुल आप ज्वाइन करें। अच्छा, तो ये हमारे पास रूल था। अब हमारे पास रूल जो है, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है। The verbs discuss, describe, order and request are transitive verbs। और अच्छा, ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनकी आगे एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये होता है, स्टूडेंट्स ऑफन रॉन्गली यूज दिस वर्ब्स विद preposition, इनके साथ preposition नहीं लगाना। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, वी डिस्कस्ड द मैटर, यानी ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद preposition नहीं आएगी। डिस्कस, ठीक है, डिस्क्राइब, ऑर्डर, यानी इमीडिएटली उसके बाद नहीं आएगी। वी डिस्कस द मैटर। He described about scenery, नहीं, गलत है, he described the scenery। I have ordered for 3 cups of coffee, I have ordered 3 cups of coffee। She requested for my help, she requested my help। इनके बाद आपने preposition नहीं लगानी। ये वेटिंग रूम में हमारे पास कौन है? वजीहा और महम। I have actually allowed them in। ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था, ये आप देखिएगा कि वर्ब का यूजेज आपने खास तौर पे इसको पढ़ना है, सारे इस रूल्स को, ला ले क्या होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें फिर आपको दोबारा समझ नहीं आएगी तो यू कैन आस्क मी। जेरंड पार्टिसिपल के बारे में लिखा हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ था। ये हमारा सारा का सारा जो लेक्चर था। इसके अलावा हमारा ये जो लेक्चर था, ये हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक नहीं, वर्ब के मुताबिक लगाना है, ये पहला हमारे पास था। तो ये सारा हमने आज पढ़ लिया, ठीक है जी। तो स्टॉप शेयर।